हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो है कक्षा 12 गणित के प्रथम अध्याय का हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम उसी अध्याय को एक बार पुनरावलोकन करेंगे, यानी कि उसका ओवरव्यू देखेंगे कि अब तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन के रूप में हम करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में समग्र अवलोकन। संबंध। किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध R कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध R का प्रांत कहते हैं। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध R का परिसर कहते हैं। संपूर्ण समुच्चय B संबंध R का सहप्रांत कहलाता है। नोट कीजिए कि परिसर सदैव सहप्रांत का एक उप समुच्चय होता है, यानी कि जो इसमें हम क्रमित युग्म पेयर बनाएंगे, A क्रॉस B के जो पेयर बन के आएंगे उनसे जो उप समुच्चय प्राप्त होगा उसमें जो A से B के R के संबंध होंगे, जो उसके प्रथम घटक होंगे, पेयर का जो पहला वाला पार्ट होगा वो होगा उसका प्रांत, और जो उसका सेकंड पार्ट होगा पेयर का वो कहलाएगा परिसर, तो उसका सहप्रांत कहलाएगा। तो इसलिए जो है सहप्रांत का एक समुच्चय होता है, परिसर जो है सदैव प्रांत का एक उप समुच्चय होता है। आगे देखिए संबंधों के प्रकार। किसी समुच्चय A से A में संबंध R यानी कि रियल नंबर्स A क्रॉस A का एक उप समुच्चय होता है। अतः रिक्त समुच्चय फाई तथा A क्रॉस A स्वयं दो अंत्य संबंध हैं। तो इसके प्रकार देखिए इस प्रकार। किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त का मतलब खाली समुच्चय, बिल्कुल जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात R इज इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ A क्रॉस A। दूसरा है किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयव से संबंधित है, अर्थात R इज इक्वल टू A क्रॉस A। इसी प्रकार तीसरा है समुच्चय A पर संबंध R स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि संबंध A बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए A रिलेशन A, यानी कि वही एलिमेंट A रिलेशन A, जो एलिमेंट हमने रिलेट करना है वो स्वयं में ही अपने आप से संबंधित है, तो R सममित कहलाता है। ये R सममित कब कहलाता है कि फॉर ऑल A B दो एलिमेंट हैं रियल नंबर्स के, बिलोंग्स करते हैं A के लिए, A रिलेशन B इम्प्लाइज दैट B रिलेशन A, तथा यह संक्रामक कहलाता है। तो सममित के लिए क्या कंडीशन है? A रिलेशन B इम्प्लाइज दैट B रिलेशन A, और स्वतुल्य के लिए है A रिलेशन A। इसी प्रकार संक्रामक के लिए यदि फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू कैपिटल A, A क्या है? समुच्चय A है R पर संबंध R का, तो A रिलेशन B तथा B रिलेशन C इम्प्लाइज दैट A रिलेशन C, यानी कि जो A रिलेशन B को करेगा B रिलेशन C को करेगा, तो इसका जो है तीनों का मिलकर क्या हो जाएगा? A भी C पर रिलेशन करेगा, कोई भी संबंध है, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। ये अगर ये तीनों संबंध हमें किसी प्रश्न में हल करने के लिए दिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? स्वतुल्य होना चाहिए, वो सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, तो वो कैसा हो जाएगा संबंध? एक तुल्यता संबंध कहलाता है। अब इसमें एक टिप्पणी भी है कि किसी तुल्यता संबंध का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह संबंध समुच्चय को युगलतः संयुक्त उप समुच्चय में विभाजित कर देता है, जिन्हें तुल्यता वर्ग कहते हैं, तथा जिनका संग्रह समुच्चय का विभाजन कहलाता है। तो नोट कीजिए सभी तुल्यता वर्गों के सम्मेलन से संपूर्ण समुच्चय प्राप्त होता है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमें एक तो स्वतुल्य होना चाहिए, एक सम्मित होना चाहिए, एक संक्रामक होना चाहिए, और ये क्या कर देगा? उसको उप समुच्चय में विभाजित कर देगा, यानी कि उसके सबसेट्स में विभाजित कर देता है, उसको हम कहते हैं तुल्यता वर्ग। अब आइए फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में कोई फलन f सच दैट x मैपिंग करेगा y पर एक एक की 1 1 या एक एक इंजेक्टिव फलन कहलाता है यदि क्या होना चाहिए?
इसके लिए कंडीशन है एक ही होने के लिए f के अंतर्गत x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि x1 x2 हमने अलग अलग अवयव लिए हैं, तो जो पहले फंक्शन में हमारा अवयव है वो दूसरे फंक्शन के अवयव के बराबर होना चाहिए, x1 = x2। इसी प्रकार दूसरा है इसका फलन f सच दैट x से मैपिंग हो रही है y पर, आच्छादक है, ऑन टू है या आच्छादी है, कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए x में एक ऐसे अवयव का x का अस्तित्व है कि fx बराबर y। जब हम प्रश्न हल करते हैं तो हम एक के साथ आच्छादक भी करते हैं, तो उसमें क्या कंडीशन होती है आच्छादक के लिए, यानी कि y का कोई ना कोई अवयव x से संबंधित होना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रूफ करके लाते हैं कि जो भी हमारा y का मान आएगा यहाँ से वो हम fx के सापेक्ष रखते हैं, उसको y मानते हैं, फिर हम x का मान निकालते हैं, फिर वापस लाकर उसको y के सामने रखते हैं, तो उससे क्या निकलता है उसका y का मान जो चेंज होकर आता है आच्छादक में वो हमें प्राप्त होता है। तीसरा है फलन f सच दैट x मैपिंग में है y पर एक एकेकी तथा आच्छादक है या एकेकी आच्छादी कहलाता है यदि एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही होता है। किसी प्रश्न में यदि पूछा जाता है कि एकेकी और आच्छादक होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये ऊपर वाली दोनों कंडीशंस को फॉलो करेंगे, यानी कि उनको हम पहले अप्लाई करेंगे। पहले एकेकी दिखाएंगे, पहला फंक्शन fx1 = fx2, तब फिर उसको आच्छादक दिखाएंगे। उसका जो y में जो एक कोई ना कोई एलिमेंट जो x से रिलेटेड होगा उसको हम बताएंगे, तब ये हम कह सकेंगे ये एकेकी और आच्छादक है। अब आगे चलिए फलनों का संयोजन। फलनों के संयोजन में पहला पॉइंट है, मान लीजिए कि f सच दैट एक सेट A है उसके मैपिंग है B पर तथा G सच दैट B मैपिंग है C पर। दो फलन हैं, तब f तथा G का संयोजन GOF किस प्रकार होगा। GOF सच दैट A से मैपिंग C पर निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। GOFX = GFX फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A। यदि f सच दैट A से मैपिंग है B पर तथा G सच दैट B से मैपिंग है C पर, एक ही है, तो GOF सच दैट A से मैपिंग है C पर भी एक ही होता है। यदि f सच दैट A से मैपिंग B तथा G सच दैट B से मैपिंग C आच्छादक है, तो GOF सच दैट A से मैपिंग C भी आच्छादक होता है। यानी कि जो मैपिंग हम A से B पर कर रहे हैं वही मैपिंग B से C पर हो रही है, तो A से C पर भी वही मैपिंग होगी। तो इसी तरह इसमें एकेकी और आच्छादक दोनों चीज़ों को हम प्रूफ करेंगे। तथापि उपयुक्त कथित नियम सेकंड तथा थर्ड, यानी कि ये वाला और ये वाला के विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं होते। यानी कि यह जरूरी नहीं है कि यह एकेकी आच्छादक हो तो इनके विलोम भी सत्य हों। इसके अतिरिक्त इस संबंध में निम्नलिखित नियम परिणाम है। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पार्ट। मान लीजिए कि f सच दैट A से मैपिंग B पर है तथा G सच दैट B से C पर दो दिए हुए फलन इस प्रकार हैं कि GOF एकेकी है तो f भी एकेकी है। तो इसी तरह फिफ्थ पार्ट है, मान लीजिए f सच दैट A सच दैट A से मैपिंग B पर तथा G सच दैट B से मैपिंग C पर दो दिए हुए फलन इस प्रकार हैं कि GOF आच्छादी है तो G भी आच्छादी है। यानी कि पहले वाले में जिस प्रकार हम दिखाएंगे एकेकी है, उसी प्रकार इसमें भी G को दिखा देंगे आच्छादी है। जब हम प्रश्न हल करते हैं तो इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उसमें एकेकी और आच्छादक को हम हल करते हैं। अब आगे देखिए व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन में यानी कि कोई फलन f सच दैट x से मैपिंग y पर व्युत्क्रमणीय कब होगा, यदि एक फलन g सच दैट y से मैपिंग x पर का अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF = आइडेंटिटी नंबर तथा f ऑफ g = आइडेंटिटी फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं तथा प्रतीक f इनवर्स के रूप में निरूपित करते हैं। यानी कि यदि हमें इनका अस्तित्व निकालना है तो GOF करके निकालेंगे इसकी आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी निकालेंगे f ऑफ g = आइडेंटिटी फलन g को। आइडेंटिटी का मान यहाँ पर 1 के आसपास है, 1 है। इसी प्रकार जो है सेकंड पार्ट देखिए, एक फलन f सच दैट x से मैपिंग y पर व्युत्क्रमणीय होता है यदि और यदि केवल f एकेकी और आच्छादी है। यानी कि
व्युत्क्रमणीय होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो एक तो एक ही होना चाहिए और दूसरा वो आच्छादी होना चाहिए। तीसरा है यदि f सच दैट x से मैपिंग y पर, g सच दैट y से मैपिंग z पर तथा h सच दैट z से मैपिंग s पर तीन फलन ले लिए जाते हैं तो h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h और g, यानी कि इन दोनों के बीच को एक साथ ले लेंगे और ऑफ f ये इसके बराबर होगा। यानी कि बाद के दो लेने के बाद हम शुरू के दो ले सकते हैं एक साथ ब्रैकेट में, तो ये एक दूसरे के बराबर मान आएंगे। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, मान लीजिए कि f सच दैट x से मैपिंग y पर है तथा g सच दैट y से मैपिंग z पर है, तो दो व्युत्क्रमणीय फलन हैं अलग अलग, तो GOF भी व्युत्क्रमणीय होगा इस प्रकार की GOF इन्वर्स इज इक्वल टू F इन्वर्स ओ G इन्वर्स। यदि दो अलग अलग व्युत्क्रमणीय फलन दिए हुए हैं और हमें उनका GOF व्युत्क्रमणीय निकालना है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, GOF का इन्वर्स कर देंगे, तो इसमें F इन्वर्स पहला आएगा, O फिर G इन्वर्स आएगा। इस तरह हम दोनों के व्युत्क्रमणीय फलन को अलग अलग मान निकाल के इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में GOF का इन्वर्स निकालेंगे, फिर इक्वल करने पर F इन्वर्स निकालेंगे, फिर ऑफ G इन्वर्स निकालेंगे। अब आगे देखिए अगला टॉपिक, द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं जो दोनों तरफ से क्रियाएं होती हैं, हम जब कोई प्रश्न करते हैं तो उसमें इसको कहते हैं द्विआधारी संक्रियाएं। वह इसका पहला पार्ट है, किसी समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार सच दैट A क्रॉस A मैपिंग A पर है, तो हम A स्टार जो है AB एक युग्म लेंगे AB को A स्टार B द्वारा निरूपित करते हैं। जो हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज की थी वो हमने बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर की थी, यानी द्विआधारी संक्रिया पर, तो ये आपको याद भी होगा। तो इस तरह इसको लिखेंगे। अब आगे देखिए दूसरा इसका पॉइंट है, समुच्चय X में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि प्रत्येक A B बिलोंग्स टू X, A B दो एलिमेंट है जो बिलोंग्स करते हैं कैपिटल X को, के लिए A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। क्रम विनिमय क्या होता है कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A या A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। इसी तरह यहाँ पर A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, एक द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट A क्रॉस A मैपिंग है A पर साहचर्य कहलाती है यदि प्रत्येक A B C बिलोंग्स टू A के लिए A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। यानी कि शुरू के दो एक साथ ले लेंगे ब्रैकेट में और फिर बाद के दोनों एक साथ ले लेंगे एक ब्रैकेट में। किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट A क्रॉस A मैपिंग A पर के लिए एक अवयव E बिलोंग्स टू कैपिटल A यदि इसका अस्तित्व है, संक्रिया स्टार का तत्समक आइडेंटिटी कहलाता है। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हम ले लेंगे A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, जो हमने सवालों में इसी प्रकार सिद्ध किया था, E एलिमेंट लेकर आइडेंटिटी एलिमेंट लेकर, तो यहाँ भी हम इसी प्रकार दिखा रहे हैं A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, द्विआधारी संक्रिया पर आधारित A में तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट E वाले प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट A क्रॉस A मैपिंग है A पर के लिए किसी अवयव स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A को संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं यदि A में एक ऐसे अवयव B का अस्तित्व इस प्रकार है कि A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A, यानी कि A स्टार B करें तो भी E आए और B स्टार A करें, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया करते हैं A स्टार B के बीच में और B स्टार A के बीच में, तब भी E आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो A तथा B को A का प्रतिलोम कहते हैं और जिसे प्रतीक A इन्वर्स द्वारा निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये तो एक रिवीजन था प्रथम अध्याय का, जिसको आपने देखा। ये मुख्य बातें हैं जिन्हें आप जो है नोट कर लेंगे, मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे अलग से भेज दूंगा, इन्हें अपनी पुस्तक में नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार ये आज जो है प्रथम अध्याय समाप्त हो गया और कल से हम जो है या सोमवार से हम जो है दूसरा अध्याय चालू करेंगे जिसका नाम है
प्रतिलोम फलन। आज का चैप्टर जो प्रथम अध्याय है आज समाप्त हुआ, उसका मैंने आज रिवीजन भी कराया था। जो इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए यदि आपको आगे भी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है स्टेशन ऑफ मैथ्स। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।